कहानी की शुरुआत डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहां सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रेशमस और उसकी माँ बैठे हुए थे। फेडरिक बेहद घबराया हुआ था और बिना कुछ समझाए कार को बहुत तेज चलाने लगा। वो उन्हें जंगल के अंदर बने एक गुप्त बंकर की ओर ले जा रहा था, जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने तैयार किया था। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था और लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच फेडरिक की तेज रफ्तार के कारण आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। लोग गुस्से में फेडरिक से बहस करने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारा और उन्हें लेकर भागते हुए जंगल के अंदर घुस गया। वहां पहुंचते ही आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। फेडरिक ने जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर सिमोन और रेशमस दोनों हैरान थे कि आखिर उनके पिता उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर जरूरत का सामान था, कई सालों तक के लिए खाना पानी और एक खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी। सिमोन अपने पिता से सवाल करने ही वाली थी कि तभी फेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वो बस इतना कहता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और सच्चाई जानना चाहती है। तब फेडरिक बताता है कि बाहर हो रही बारिश में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो कुछ ही सेकंड में दर्द से तड़प कर मर जाता है। फेडरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसे तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर जाना था। जाते जाते वो सिमोन से कहता है कि रेशमस का खास ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को अभी कुछ समझ नहीं आया था, पर फेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद सिमोन ने अपने फोन पर इंटरनेट खोला और जैसे ही खबरें देखी उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत, तबाही और डर के दृश्य थे। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बारिश में तड़प कर मर रहे थे। सिमोन ने डरते हुए अपने भाई से बातें शुरू की। तभी उनकी माँ बोली कि वे लोग अभी सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना है। वे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नोक करने लगा। रेशमस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं। माँ ने उसे मना किया, पर उसने बात नहीं मानी और बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर बारिश से भीगा हुआ एक आदमी गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वो तड़पता हुआ रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, मगर तभी रेशमस की माँ ने तुरंत रेशमस को अंदर खींच लिया और खुद उस आदमी को धक्का देते हुए बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर तड़पने लगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता सिमोन और रेशमस के लिए थी। उसने दोनों से कहा कि एक दूसरे का ध्यान रखें। इसके बाद सिमोन भी रोते हुए दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और अपने पिता फेडरिक को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका फोन फेडरिक के फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसी समय उसे फेडरिक की बातें याद आईं, जब उसने कहा था कि सिमोन को रेशमस के सामने सब सामान्य दिखाना चाहिए। इस याद के सहारे सिमोन ने खुद को संभाला और बंकर के सारे सिस्टम्स को चेक करना शुरू किया। उसे पता चला कि उनके शहर में और भी कई ऐसे बंकर मौजूद थे जिन्हें अपोलो कंपनी ने बनाया था। सिमोन ने उन बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान उसने बंकर में उपलब्ध सामान देखते हुए एक रेडियो खोज लिया। रेडियो की मदद से उसने एक आदमी से कांटेक्ट किया जो अपने घर के बेसमेंट में छुप कर रह रहा था। बाहर के हालात बेहद खतरनाक थे और कई लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सिमोन ने उस आदमी को फेडरिक का नंबर देकर कॉल करने को कहा, लेकिन उसकी कोशिश करने के बावजूद फेडरिक से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिमोन को लगा कि शायद फेडरिक भी मर चुका है, क्योंकि बाहर जीवित रहना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक पूरे शहर में लाइट चली गई, जिससे सिमोन का रेडियो कनेक्शन टूट गया और अब वो अकेले बंकर में रेशमस का ध्यान रखने लगी। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब फेडरिक वापस नहीं आया तो सिमोन ने हिम्मत करके बाहर जाने की योजना बनाई। उसने रात में पीपीई किट पहनकर बंकर के गेट तक पहुंची, लेकिन तभी उसे अपनी माँ के मरने के विजन्स दिखाई देने लगे। डर कर वो तुरंत वापस बंकर में आ गई। रेशमस भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि बाहर का खतरा बहुत बड़ा है। इस तरह धीरे धीरे एक महीना बीत गया। इस दौरान सिमोन को कई बार रेशमस का ध्यान रखने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छी बहन साबित हो और उसके भाई की देखभाल करें। साथ ही वो बंकर में मौजूद सभी संसाधनों और सिस्टम्स के बारे में भी सीखती गई। इसी दौरान उसे याद आया कि कुछ समय पहले रेशमस को एक अजीब सा वायरस हुआ था, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उस समय फेडरिक ने खुद एक एंटीडोट तैयार किया और रेशमस को दिया। बाद में फेडरिक की कंपनी को भी इस वायरस की जानकारी मिली और उन्होंने फेडरिक से पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। सिमोन को शक होने लगा कि शायद ये वायरस फेडरिक ने ही बनाया होगा। अब तक लगभग 6 साल बीत चुके थे, लेकिन फेडरिक के बारे में सिमोन को कोई जानकारी नहीं थी। रेशमस भी अब बड़ा हो चुका था और बाहर जाकर खाने की तलाश करना चाहता था, क्योंकि बंकर में उनका खाना बहुत कम बचा था। सिमोन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि खुद जाकर खतरे का जायजा लेना जरूरी है। रात के समय जब रेशमस सो गया, सिमोन ने पीपीई किट पहनकर बंकर के बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसे अपनी माँ के विजन्स दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी माँ का शरीर अब केवल कंकाल बन चुका था। पास में एक हिरण खड़ा था, जिसे देखकर सिमोन आगे बढ़ी। सड़क पर कई कारें खराब हालत में पड़ी थीं और चारों तरफ जंगल उग चुका था। सिमोन ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रही। वो उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां लोगों को सुरक्षित रखा गया था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां का नजारा पूरी तरह से तबाही में बदल चुका था। चारों तरफ हर चीज बर्बाद पड़ी थी और जमीन पर जगह जगह लोगों की लाशें बिखरी हुई थीं। तभी अचानक से उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सिमोन पास वाले एक कमरे में जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद जब बाहर सब शांत हो जाता है तो वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और वापस अपने बंकर में लौट आती है। वहां पहुंचकर सिमोन तुरंत रेशमस को सब कुछ बताती है कि बाहर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जगह से निकलकर किसी और बंकर में जाना पड़ेगा, जो इसी सिटी के अंदर कहीं मौजूद है। ये सुनकर रेशमस अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर दूसरा बंकर ढूंढने का डिसाइड करता है। वो दोनों अगले दिन निकलने की तैयारी करके सोने चले जाते हैं, लेकिन रात में अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। बंकर का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगता है और दोनों में से किसी को भी इसका अंदाजा नहीं होता। कुछ ही देर में सिमोन कम ऑक्सीजन की वजह से बेहोश हो जाती है, मगर किस्मत से रेशमास को सही समय पर अलार्म्स की आवाज सुनाई
दे जाती है। वो तुरंत सिमोन को उठाता है और उसे लेकर जल्दी से बंकर के बाहर भागता है। अब वो दोनों बिना पीपीई किट के बाहर आ चुके थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब साफ था, अब वो बिना सूट के भी बाहर सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। असल में यही लोग थे जिन्होंने सिमोन को पहले बाहर घूमते हुए देखा था, और जब वो वापस बंकर में लौटी थी तो इन्हीं लोगों ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था ताकि दोनों को होस्टेज बनाकर अंदर का राशन लूटा जा सके। वो लोग सिमोन और रेशमस को गन पॉइंट पर अंदर के एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद बंकर में खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्योंकि सिमोन और रेशमस का राशन पहले ही खत्म हो चुका था, उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर उनका लीडर मार्टिन गुस्से में आकर सिमोन और रेशमस को बंद करके वहाँ से जाने लगता है। अब अगर वो अंदर ही बंद रहते तो उनकी जान पक्की चली जाती। इसलिए सिमोन एक गिलास पर लिखकर बताती है कि उसे पता है कि खाने का स्टॉक कहाँ मिल सकता है। इतना लिखने के बाद वो जानबूझकर उस पैड को तोड़ देती है जिसमें बाकी बंकर्स का नक्शा था। अब मार्टिन के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसे राशन चाहिए था तो उसे सिमोन और रेशमस को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकियों की लोकेशन सिर्फ सिमोन के दिमाग में थी। इसी बीच मार्टिन की नजर सिमोन पर जाती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जब वो एक सोल्जर हुआ करता था, उस वक्त उसे आदेश मिला था कि वो एक ब्रिज पर तैनात रहकर उस शहर से किसी को भी बाहर जाने ना दे ताकि इन्फेक्शन फैल ना सके। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। लेकिन एक दिन ड्यूटी के दौरान मार्टिन को एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रिज के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन उसे रोकने के लिए हवा में कई शॉट्स फायर करता है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती। वो हिम्मत से शहर के बाहर निकल जाती है। उस वक्त मार्टिन ने उस पर दया दिखाई थी, इसलिए उसने उसे गोली नहीं मारी। कुछ देर बाद उसके साथियों ने उसे पास के टेंट में बुलाया जहाँ सब सोल्जर्स रह रहे थे। वहाँ जाकर मार्टिन को पता चलता है कि वही औरत जिसे उसने जाने दिया था दरअसल इन्फेक्टेड थी, और उसके जाने के बाद से टेंट में मौजूद कई लोग इन्फेक्शन की वजह से मर चुके थे। ये सुनकर मार्टिन टूट जाता है। उसके आखिरी साथी की मौत के साथ ही उसका सब्र भी खत्म हो जाता है। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो। अब उसके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा नियम था। इतनी बातें याद करने के बाद मार्टिन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन उनके पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है और बिना फूड के वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर आखिरकार मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ती है। वो सिमोन और रेशमस को आजाद करवाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। कई सालों बाद जब सिमोन और रेशमस बंकर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा और रोशनी देखकर दोनों के चेहरे पर राहत झलक उठती है। इतने लंबे समय बाद बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वे मार्टिन और उसकी टीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब दुनिया में फूड और वाटर की इतनी कमी हो गई है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को भी मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर सिमोन और रेशमस दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक कुछ दूर एक और ग्रुप नजर आता है। वो लोग अपने थर्मल सेंसर ड्रोन से इलाके में इंसानों को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें पकड़कर मार सके। ये देखते ही मार्टिन ने झट से सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया, जिससे उनकी बॉडी हीट ड्रोन कैमरा में दिखाई ना दे। लेकिन पास में ही दो और सर्वाइवर्स मौजूद थे, जिनमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ जाती है। सिमोन उस लड़की की मदद करना चाहती है, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी अजनबी की मदद करना उनकी पूरी टीम के लिए रिस्क बन सकता है। पर उसी वक्त उसकी टीम में मौजूद लड़की बीटी सिमोन का साथ देने लगती है। दोनों बिना कुछ सोचे उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो औरत भागते भागते एक छोटी सी रिवर के पास फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं पीछे पीछे आए कुछ लोग उसे जान से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्टिन वहां पहुंचता है और बिना देरी किए उन दोनों आदमियों को शूट कर देता है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मार्टिन अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वाटर में गिरने की वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसे देखकर मार्टिन को मजबूरन उसे भी शूट करना पड़ता है। सिमोन के लिए ये सब बहुत झटका देने वाला था। तभी उसे समझ आता है कि जमीन पर रहना तो सुरक्षित है, लेकिन बारिश या रुके हुए वाटर के संपर्क में आना अब भी बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि जरा सा भी कांटेक्ट उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। इस घटना के बाद सिमोन सबको लेकर एक और बंकर की ओर निकलती है, जिसकी लोकेशन उसे याद थी। वहाँ पहुंचने में उन्हें लगभग एक दिन का समय लगने वाला था। रात होने से पहले सब एक पास के घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। घर के अंदर उन्हें मरे हुए हंटर्स के कुछ हथियार, कपड़े और थोड़ा बहुत सामान मिलता है। इसके अलावा वहाँ कुछ बोतलें क्लीन वाटर की भी रखी होती हैं। ये देखकर जोन अपनी बीमार साथी लिया को वो पानी पिलाता है। उनकी आपसी केयर देखकर सिमोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहले तो वो बस उनके सहारे अगले बंकर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि ये लोग बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे सिमोन का मन सच में मार्टिन और उसकी टीम की मदद करने को तैयार होने लगता है। अगली सुबह सब सफर फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में अचानक रेशमस का पैर एक पानी से भरे गड्ढे में चला जाता है। ये देखते ही मार्टिन तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी सिमोन बीच में आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोक लेती है। वो तुरंत रेशमस का जूता उतारती है और उसकी सॉक्स चेक करती है। हैरानी की बात ये थी कि वो पूरी तरह सूखी थी। इसका मतलब रेशमस का जूता वाटरप्रूफ था और उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। ये देखकर मार्टिन चैन की सांस लेता है और अपनी गन नीचे कर देता है। फिर वो सब मिलकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार उस दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ सिमोन के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। वहाँ खाने पीने का इतना राशन था कि वे लोग सालों तक आराम से जी सकते थे। सब खुशी से झूम उठते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन सिमोन को अंदर कुछ बेचैनी महसूस होती है कि उसे मार्टिन और उसकी टीम पर भरोसा नहीं है। पता नहीं कब वो उसे जान से मार दें। इस बारे में जब वो सीधे मार्टिन से बात करती है तो मार्टिन उसे समझाता है कि सिमोन पिछले 6 इयर्स से बंकर के अंदर थी, इसलिए उसे बाहर की दुनिया और लोगों के हालात के बारे में कुछ नहीं पता। मार्टिन असल में एक अच्छा इंसान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसा था कि किसी पर भरोसा करना अब आसान नहीं था। फिर भी सिमोन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अंदर बंकर में चली गई। वहाँ वो देखती है कि एक फोन
फोन चार्ज हो रहा है जिस पर उसकी और रेशमस की बचपन की फोटो लगी थी। ये फोन असल में सिमोन के पिता फ्रेडरिक का था, जो पुराने बंकर से निकलकर इस नए बंकर में कुछ समय के लिए आए। सिमोन तुरंत ही रेशमस के साथ उस फोन को चेक करती है। वहां उसे फ्रेडरिक की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो बताता है कि वो स्वीडन के एक हेडक्वार्टर में इस इन्फेक्शन का एंटीडोट बनाने के लिए जा रहा है। सिमोन के दिमाग में तुरंत विचार आता है कि उसके पिता शायद अब भी जिंदा हैं, इसलिए वो रेशमस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। सिमोन ने ये बात मार्टिन को भी बताई और उम्मीद थी कि मार्टिन उनकी मदद करेगा, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि बंकर में उन्हें कोई खतरा नहीं था, जबकि स्वीडन के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए उन्हें शहर के बीच से गुजरना पड़ेगा जहां कितने हंटर्स छिपे होंगे। मार्टिन सोचता था कि ये बहुत रिस्की हो सकता है। मार्टिन ये भी सोचता था कि वैसे भी फ्रेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी थी और शायद अब तक उसकी डेथ हो चुकी होगी। अगर वो एंटीडोट बनाने में सफल हो गया होता तो मार्टिन को इसके बारे में जरूर पता चल जाता, लेकिन सिमोन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कुछ दिन का राशन लेकर रेशमस के साथ बंकर से निकल गई। बीट भी जोन और लिया के साथ उनके पीछे चलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो सच में सिमोन का साथ देना चाहती थी। लिया खुद ये समझ चुकी थी कि सिमोन की वजह से ही वो इस बंकर तक आकर सुरक्षित हो पाई थी। वैसे भी पहले मार्टिन और पैट्रिक खुद भी लिया, जोन और बीट को जान से मारने वाले थे। असल में उस वक्त वो तीनों मार्टिन और पैट्रिक को नहीं जानते थे और केवल एक ही ग्रुप में फंसे हुए थे। मार्टिन और पैट्रिक ने उन्हें लूटने के इरादे से पकड़ा था और बीट ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने एक छिपे हुए अड्डे के बारे में बता दिया। वहाँ उन्होंने काफी दिनों तक फूड रखा हुआ था। मार्टिन उन पांचों के साथ उस जगह पर जाता है। वहाँ वे सभी मिलकर खाना खाते हैं और सच में उन्हें साथ रहकर काफी अच्छा लगता है। रात में बीट मार्टिन से अनुरोध करती है कि वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। मार्टिन उस पर मान जाता है और तब से ही वे सभी साथ रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रेशमस को ये नहीं पता था कि जोन, लिया और बीट उनके पीछे आ रहे थे। वे शहर के पास पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें एक बस दिखाई देती है जो आगे के रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। दोनों थक चुके थे, इसलिए बस में थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखाई देती है। दोनों डर से वहीं सन्न रह जाते हैं। तभी पता चलता है कि वो लोग बीट, जोन और लिया है। सिमोन को बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हें बंकर में सुरक्षित रहने के लिए कहती है, लेकिन तीनों तय कर लेते हैं कि सिमोन के साथ ही रहना है। वे पास के किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं। उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। भागते हुए सिमोन अलग हो जाती है और रोड पर एक जाली के पास पहुंचती है जिस पर कई मिसिंग पर्संस के पोस्टर्स लगे हुए थे। ये देखकर सिमोन को बहुत बुरा लगता है। जाली के दूसरी तरफ वो एक छोटा बच्चा देखती है जो अकेला था। आसमान में काले बादल छा चुके थे और जल्द ही तेज बारिश आने वाली थी। उस बारिश में भीगते ही दोनों की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती, इसलिए सिमोन तुरंत ही उसे लेकर पास की एक बिल्डिंग में चली जाती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि बच्चा भूख से परेशान होकर कुछ पेन किलर्स खा रहा था। ये देखकर सिमोन का दिल भर आता है। वो जल्दी से अपने बैग से थोड़ा खाना निकालती है और बच्चे को दे देती है। तभी उस बच्चे का पिता वहां पहुंचता है। जब वो सिमोन के हाथ से खाना खाता हुआ बच्चा देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। वो बार बार सिमोन को थैंक यू कहने लगता है। वो आदमी बताता है कि अगर उसके बेटे की तबीयत इतनी खराब ना होती तो वो इस टाउन को बहुत पहले छोड़ चुका होता। वो सिमोन को चेतावनी देता है कि ये टाउन खतरनाक लोगों से भरा पड़ा है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। असल में टाउन के पास एक डॉक्टर था जो लोगों का इलाज करता था और वही आदमी भी अपने बेटे का इलाज वहीं करवा रहा था। ये सब सुनकर सिमोन उन्हें थोड़ा और खाना दे देती है ताकि वो कुछ दिन और गुजारा कर सकें और जैसे ही बच्चा ठीक हो जाए, वहाँ से निकल जाए। वो आदमी सिमोन का दिल से शुक्रिया अदा करता है और बारिश रुकने के बाद अपने बच्चे के साथ बाहर निकलता है। लेकिन बाहर जाते ही कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। बच्चे के हाथ में खाना देखकर वे पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में पिता और बेटे दोनों को मार डालते हैं। ये देखकर सिमोन डर जाती है और किसी तरह वहाँ से भागकर एक बेकरी में पहुंचती है जहाँ उसके बाकी साथी मौजूद थे। लेकिन तभी एक आदमी अंदर आता है जो अचानक राज की गर्दन पर चाकू रख देता है और सिमोन बाकी सबसे सारा खाना मांगता है। सब घबरा जाते हैं। तभी पीछे से मार्टिन और पैट्रिक वहाँ पहुंचते हैं और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। रसमस की जान बच जाती है। मार्टिन और पैट्रिक को देखकर बिट और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों उन्हें ढूंढते हुए आएंगे। असल में बियट्रिस के जाने के बाद से मार्टिन बेचैन था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। खैर, वहाँ मौजूद आदमी अपनी जान बचाने के लिए रेशमस को स्टैब करके भाग जाता है। सब डर जाते हैं और रसमस को संभालने लगते हैं। तब सिमोन बताती है कि पास में एक बंकर है जहाँ उसका इलाज किया जा सकता है, इसलिए सब रसमस को एक शॉपिंग कार्ट में डालकर उस बंकर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचने पर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बंकर का गेट पहले से टूटा हुआ था और अंदर का सारा खाना और जरूरी सामान गायब था। अब उनके पास खाने का कुछ नहीं था और रसमस की हालत भी खराब थी। मार्टिन जल्दी से उसके घाव पर डक्ट टेप लगाता है ताकि खून रुक सके। जब रेशमस सो जाता है तो मार्टिन सिमोन से बात करता है और उसे मैप पर एक लोकेशन दिखाता है। वहाँ एक बड़ी वॉल थी जो पहले टाउन बॉर्डर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन शायद बाद में बनाई गई थी। उसे देखकर साफ समझ आता है कि उस वॉल के अंदर का इलाका क्वारंटाइन जोन में तब्दील किया गया है। मार्टिन बताता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस क्वारंटाइन जोन के बाहर जाना होगा। ये सुनकर उसे भी लगता है कि मार्टिन सही कह रहा है, इसलिए वो उसके प्लान में साथ देने के लिए मान जाती है। हालांकि उससे पहले उसे अपने भाई रेशमस को ठीक करना था और अपने पिता को ढूंढना था, इसलिए वो तय करती है कि पहले पास वाले डॉक्टर के घर जाया जाए जो एक पुराने ब्रिज को पार करने के बाद था। अब उस ब्रिज पर जाना बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि वहाँ चारों तरफ हंटर्स मौजूद थे, लेकिन सिमोन और बाकी सब ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सिमोन जानबूझकर भागते हुए उस ब्रिज की तरफ जाती है ताकि हंटर्स का ध्यान उसकी तरफ जाए। थोड़ी देर में कुछ ड्रोन्स उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और हंटर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। सिमोन उन्हें दौड़ते हुए एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाती है जहाँ पहले से मार्टिन और बाकी सब लोग छिपे हुए थे। जैसे ही हंटर्स फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं, मार्टिन और उसकी टीम उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब मार्टिन उनसे उनके बाकी साथियों और उनके बेस के बारे में पूछता है, लेकिन वे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। मार्टिन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन्हें मारने का फैसला करता है। ये देखकर सिमोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहती थी कि मार्टिन किसी की जान ना ले ताकि उनमें
और उन खूंखार लोगों में कुछ तो फर्क बना रहे, लेकिन मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता। तभी जीन उन हंटर्स में से एक के हाथ पर बना टैटू नोटिस करता है। उस टैटू को देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वो बिना कुछ बोले मार्टिन से कहता है कि उन लोगों को खत्म कर दो और खुद वहां से बाहर चला जाता है। बाकी सब लोग समझ ही नहीं पाते कि जीन ने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद मार्टिन बाकी सबको भी बाहर भेज देता है, लेकिन बाहर निकलते ही 3 गन शूट्स की आवाज गूंजती है। सब समझ जाते हैं कि मार्टिन ने उन हंटर्स को मार दिया है। कुछ देर बाद मार्टिन बाहर आता है और सबको हंटर की जीप में बैठने को कहता है और वे वहां से निकल पड़ते हैं। ब्रिज को क्रॉस करते हुए वे डॉक्टर के घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन माहौल बहुत भारी था। सिमोन और बाकी सबका मूड मार्टिन के किलिंग नेचर की वजह से खराब हो चुका था, मगर सबसे ज्यादा परेशान जीन था। वो अब भी उसी टैटू वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। यहीं से कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, उस वक्त की जब जीन ने किसी तरह उस डेथली रेन से अपनी जान बचाई थी। वो कई दिनों से बिना खाना और पानी के भटक रहा था। वो कमजोरी की वजह से चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां एक लड़की आती है और उसे देख तुरंत अंदर ले जाती है। उस घर में लड़की की पूरी फैमिली रहती थी। वे लोग जीन को खाना खिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और फिर उसे अपने साथ घर में रहने का ऑफर देते हैं। जीन जो लंबे समय से अकेला था, खुशी खुशी मान जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पहली बार लगता है कि जिंदगी फिर से सही हो सकती है। लेकिन एक दिन अचानक बाहर से हंटर्स की गाड़ियों की आवाज आने लगती है। लड़की का पिता सबको संभालता है और जल्दी से जीन और अपनी बेटी को पास के एक शेड में छिपा देता है। तभी बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। हंटर्स उस आदमी की वाइफ को मार देते हैं और थोड़ी देर में वो आदमी भी उनके हाथों मारा जाता है। जीन छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था और तभी उसकी नजर उसी टैटू पर पड़ती है। तभी लड़की अपने पिता की चीख सुनकर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जीन तेजी से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वे दोनों पकड़े न जाएं। मगर जब हंटर्स वहां से चले जाते हैं और जीन उसका हाथ हटाता है तो उसे एहसास होता है कि वो लड़की अब सांस नहीं ले रही। इसी वजह से जीन उस फैक्ट्री वाले आदमी को मारने को कहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वही शख्स था जिसने उस परिवार को मार डाला था, जिसने उसकी जान बचाई थी। अब पास्ट में जीन शोक में चला जाता है। वो बाहर आता है, पिता और बेटी दोनों की डेड बॉडी को रिस्पेक्ट से दफनाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है और अपने आप को मारने की सोचता है। लेकिन उसी समय वहां लिया ऑर्बिट पहुंच जाती है, जो जीन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। प्रेजेंट टाइम में यही सब सोचकर जीन बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद सब उस जगह पहुंचते हैं जहां उस डॉक्टर का घर था, लेकिन वहां काफी सारे घर होने की वजह से उस डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल था। तब ड्रोन की मदद से वे किसी तरह उस घर का पता लगा लेते हैं। जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर गन लेकर बाहर आती है और सबको गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन सिमोन किसी तरह उसे शांत करवाती है और रेशमस की हालत दिखाती है। रेशमस को देखकर डॉक्टर मदद करने के लिए मान जाती है। वो सबको अंदर ले जाकर रेशमस के घाव पर टांके लगा देती है, जिससे उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। फिर बातों बातों में सिमोन को पता चलता है कि पहले उस डॉक्टर का भी एक हस्बैंड और 2 बेटियां थीं, लेकिन पहली रेन के वक्त उसने सबको खो दिया था। तब से वो अकेली रह गई थी और जो भी उसके पास मदद मांगने आता था वो उसकी मदद जरूर करती थी। सिमोन भी उसे अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में बताती है। ये सुनकर डॉक्टर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। इसके बाद वो दोनों को अपने घर के पास एक पुराने बंकर में ले जाती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे बंकर में वे पहले रहते थे। यानी ये साफ था कि डॉक्टर भी पहले फ्रेडरिक की कंपनी में काम कर चुकी थी। अंदर जाकर डॉक्टर रेशमस को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने लगती है। उसी वक्त सिमोन उससे फ्रेडरिक के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि उसे ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर सिमोन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि फ्रेडरिक तो कंपनी के सबसे पुराने वैज्ञानिकों में से एक थे। सब लोग उन्हें जानते थे। वो डॉक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि उसे फ्रेडरिक से नफरत है। दरअसल फ्रेडरिक के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये रेन वायरस फैला था, जिसने डॉक्टर की पूरी फैमिली को मार दिया था। और यही वजह थी कि अब वो सिमोन और रेशमस दोनों को इस बंकर में लाकर मारने वाली थी। ये सुनकर सिमोन के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं बाहर मार्टिन और बाकी सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो हंटर्स की गाड़ियां थीं, वही हंटर्स जिन्हें सिमोन ने जिंदा छोड़ने की बात की थी। अब जीन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और गन उठाकर सीधे उस टैटू वाले बंदे को मार देता है। ये देखकर बाकी सब उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन भी जवाबी फायर करने वाला होता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक देता है, क्योंकि अभी उनके पास लोगों की तादाद बहुत कम थी और हंटर्स की संख्या ज्यादा। इसलिए वे लोग फिलहाल पीछे हटने और बाद में जीन को बचाने का प्लान बनाते हैं। पैट्रिक और मार्टिन तुरंत सिमोन और रेशमस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वे उस बंकर तक पहुंच जाते हैं, जहां सिमोन किसी तरह डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। पर जब डॉक्टर नहीं रुकती तो पैट्रिक मजबूर होकर उसे शूट कर देता है और डॉक्टर वहीं मर जाती है। उसके बाद सब वापस किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में पैट्रिक को मार्टिन पर गुस्सा आता है कि उसने उन हंटर्स को जिंदा क्यों छोड़ा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो जीन आज उनके साथ होता। मार्टिन को भी इस बात का पछतावा था, लेकिन वो पैट्रिक के सामने कुछ नहीं कहता। रात में जब सब आराम करने रुकते हैं तो सिमोन उसके पास आती है और कहती है कि गलती उसकी भी थी। अगर वो मार्टिन को उन लोगों को छोड़ने को नहीं कहती तो शायद जीन अब भी जिंदा होता। मार्टिन उसे माफ कर देता है और दोनों तय करते हैं कि आगे के सफर में अब हर कोई अपने अपने तरीके से जिएगा, क्योंकि इस टूटे हुए संसार में भरोसा और इंसानियत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब अगली सुबह जब वे लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए जीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, इसलिए सब घबराकर किसी शेल्टर की तलाश करने लगते हैं। लेकिन आसपास कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो शायद अब वे सब जिंदा नहीं बचेंगे। पर मार्टिन किसी तरह एक पुराना मेंशन ढूंढ लेता है, जहां जाकर वे लोग बारिश से बच सकते थे। मगर जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, अचानक कुछ अजनबी लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मार्टिन तुरंत अपनी गन निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे लोग गन से भी नहीं डरते थे। तभी उनके सामने उनका लीडर एलेक्स आता है और कहता है कि वो लोग किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि मदद करने आए हैं। और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो अपनी टीम के साथ एलेक्स के घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां एलेक्स
जैसे और भी लोग रहते थे जिन्हें ना खाने की कमी थी और ना ही पानी की। एलेक्स उन्हें एक कमरा देता है ताकि वे आराम कर सके। मार्टिन और बाकी सब थोड़ा डरते हुए अंदर जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह उनके पास एक बूढ़ी औरत कैरन आती है जो वहाँ की बाकी सारी चीजें संभालती थी। वो मुस्कुराते हुए सबको बाथरूम की ओर ले जाती है ताकि वे नहा सकें। रास्ते में सिमोन और पेट्रिक देखते हैं कि कैरन और बाकी लोग अपने बैकयार्ड में ही सब्जियां उगा रहे हैं। कैरन उन्हें एक टोमेटो खाने के लिए देती है, लेकिन सबको डर था कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। कैरन खुद वो टोमेटो खाकर दिखाती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वो सबको नहलाने के लिए पानी दिखाती है, लेकिन क्योंकि पानी टॉक्सिक हो सकता था इसलिए कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं करता। कैरन फिर खुद पानी में उतरती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो धीरे धीरे बाकी सब भी मजे से नहाने लगते हैं, सिवाय मार्टिन के। मार्टिन को अब भी इन लोगों पर भरोसा नहीं था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने बुरे समय में इनके पास इतना ताजा खाना, पानी और मांस आखिर आ कहां से रहा था। इसीलिए वह अकेले ही पूरे मेंशन का चक्कर लगाने निकल पड़ता है। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं दिखता। वो वापस घर लौट आता है जहाँ बिएट्रिस, लिया और पेट्रिक को बाकी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखता है। ये देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। मार्टिन सीधे एलेक्स के पास जाकर पूछता है कि इतने बुरे समय में जब आसपास जानवर भी नहीं बचे तो उनके पास इतना ताजा मीट आखिर आता कहां से। एलेक्स बस मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो बस उनकी मदद कर रहा है और उन्हें अब उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मार्टिन को उसकी बातें बनावटी लगती हैं। वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट की ओर जाने लगता है जहाँ से उसे मांस काटने की आवाज आ रही थी। वो दरवाजे तक पहुंचता है और वो अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी एक वर्कर उसके सामने आ जाता है। मार्टिन जल्दी से बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा था और वापस ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वो तुरंत सिमोन को सब कुछ बता देता है। मार्टिन के हिसाब से ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सिमोन अभी भी रेशमस को ठीक करवाना चाहती थी क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। इसलिए वो मार्टिन से थोड़ी देर रुकने को कहती है और खुद रेशमस को लेकर मेंशन में ही काम करने वाले डॉक्टर हेडी के पास चली जाती है। उस दौरान हेडी को जब सिमोन और रेशमस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत रेशमस को एक एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाने का सुझाव देता है। उसने बिना देर किए एक सिरिंज भी निकाल ली, लेकिन सिमोन उस सिरिंज को देखते ही सतर्क हो जाती है और तुरंत हेडी को रोक देती है क्योंकि वो सिरिंज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस फीमेल डॉक्टर ने रेशमस को लगाने की कोशिश की थी। हेडी कुछ पल के लिए चौंकता है लेकिन फिर सिमोन की बात मान जाता है और रेशमस को सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन दे देता है। इलाज खत्म होने के बाद सिमोन चुपके से वही सिरिंज चुरा लेती है और जब वो उसे फीमेल डॉक्टर वाली सिरिंज से कंपेयर करती है तो दोनों बिल्कुल एक जैसी निकलती हैं। दोनों पर एक ही कंपनी का लोगो था, वही कंपनी जिसमें सिमोन का पिता फ्रेडरिक काम किया करता था। ये देखकर सिमोन के मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हेडी और उसके पिता की कंपनी के बीच क्या रिश्ता हो सकता है, इसलिए वो सीधे उसके पास जाकर फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। सिमोन को गुस्सा भी आता है क्योंकि अब उसे ये समझ आने लगा था कि इस पेंडेमिक के फैलने के पीछे उसी कंपनी का हाथ था और आज भी लोग उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेडी कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स आकर बीच में बोल पड़ता है। वो सिमोन को शांत करने की कोशिश करता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब सिमोन अपने साथियों के पास वापस आती है तो वो सब कुछ मार्टिन को बता देती है। ये सुनकर मार्टिन का शक और गहरा हो जाता है और अब वो वहां से जल्द निकलने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन सिमोन किसी भी हालत में वहां से नहीं जाना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि इन लोगों का उसके पिता की कंपनी से आखिर क्या रिश्ता है। सिमोन के इस फैसले से मार्टिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी सबको तो वहां का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। लिया तो धीरे धीरे उस जगह के लोगों से घुल मिल भी चुकी थी। उसे कैरन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि कैरन उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। कैरन की असली बेटी पहली बारिश के समय मारी गई थी और ये सुनकर लिया का दिल भर आता है। कैरन की बातों से भावुक होकर लिया रोने लगती है और धीरे धीरे वो अपना दर्द उसके साथ बांट देती है। वो बताती है कि फर्स्ट ट्रेन से एक दिन पहले उसने अपनी माँ की मना करने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया था, लेकिन उसी पार्टी में कुछ लोगों ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी और फिर उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद उन्होंने उसका वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। उसकी माँ ने वो वीडियो देख लिया था। गुस्से और दुख में उसने लिया को फोन करके बहुत कुछ सुनाया। लिया सोच रही थी कि काश जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया वे सब मर जाएं। किस्मत ने भी जैसे उसकी बात सुन ली। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और गार्डन में पार्टी कर रहे सभी लोग उसी बारिश में मारे गए। लिया ने तुरंत अपनी माँ को फोन करके घर के अंदर आने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ भी बारिश की चपेट में आ चुकी थी। उस दिन के बाद से लिया पूरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन अब कैरन के स्नेह से उसे पहली बार फिर से अपनापन महसूस हो रहा था। कैरन ने फिर उसे अपने घर की एक सेरेमनी के बारे में बताया, एक छोटी सी रिचुअल जिसमें हिस्सा लेने वाले को ही इस घर का हिस्सा माना जाता था। ये सुनकर लिया ने वहाँ हमेशा के लिए रहने का फैसला किया और अपने बाकी साथियों के साथ उस सेरेमनी में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन मार्टिन ने उस सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया। वो अब भी उस घर में मीट के असली सोर्स के बारे में जानना चाहता था। रात होने पर जब सब लोग सेरेमनी में व्यस्त थे तब मार्टिन धीरे से नीचे उस रूम में जाता है जहाँ पर हर दिन मांस काटा जाता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, एक टेबल, कुछ टूल्स और फ्रीजर, लेकिन जब उसने पास रखे एक बड़े फ्रीजर का दरवाजा खोला तो उसके सामने जो नजारा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी टंगी हुई थी, जैसे कोई जानवर काटा गया हो। गुस्से और डर के साथ वो ऊपर की ओर जाता है जहाँ सेरेमनी हो रही थी। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी के पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।